Hello everyone. Welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 28 October 2023. Now we come to the important news. Now the first news is panel holds back its report on crime bills. ठीक है, तो as you are aware कि हमारे देश में जो 3 कानून हैं इनको रिप्लेस किया जा रहा है. ठीक है, और ये 3 कानून कौन कौन से हैं? पहला है आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और थर्ड एविडेंस एक्ट. ठीक है, नाउ अब ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, तो इसने कहा है कि इनको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए. रीजन बीइंग दैट कि जो अपोजिशन है उनके एलिगेशन ये है कि एक तो इनको बहुत जल्दी से पास किया जा रहा है. ठीक है, तो इन पर ये जो बिल है हमारे, इन पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट. नेक्स्ट क्या है? इंग्लिश वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट वाज सर्कुलेटेड जस्ट लास्ट वीक एंड द हिंदी वर्जन वाज सेंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल ओनली ऑन थर्सडे इवनिंग. तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट कानून हैं, जब ये जब ये बिल कानून बन जाएंगे तो इसका पूरे देश पर इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए इन पर जो डिस्कशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए और जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास एडिक्वेट टाइम होना चाहिए कि वो इनको पढ़ लें या इसको गो थ्रू करें. ठीक है, अब कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी डिसेंट फाइल की है? तो 3 मेंबर्स हैं. कांग्रेस के एमपी हैं अधीर रंजन जी चौधरी, दिग्विजय सिंह अलॉन्ग विद द्रविदा. ठीक है, ये 3 लोगों ने इस पे अपना कंसर्न किया है. इन बिल के नाम अगर हम देखें, these are demanding several changes in the भारतीय न्याय संहिता 2023 that will replace Indian Penal Code. तो भारतीय न्याय संहिता will replace आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता it will replace सीआरपीसी. नाउ अब एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है आर्टिकल 348. तो ये कहता है कि bills is in English, it does not violate provisions of Article 348. Now we'll understand what is this Article 348. तो बेसिकली आर्टिकल 348 कहता है कि जितने भी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और बिल्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोज विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, लेकिन ये जो बिल है हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है. तो यहाँ पर कंसर्न ये है, क्या ये 348 का वायलेशन करता है? वो कहता है इंग्लिश में होंगे, लेकिन यहाँ पर 348 का वायलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि 348 कहता है कि इंग्लिश में होंगे, लेकिन ये इस बात के लिए मना नहीं करता कि हिंदी में नहीं हो सकते. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट द बीइंग अ बिल इन द हिंदी लैंग्वेज does not affect or does not violate Article 348 of the Constitution of India. Now we come to next news, and it is the dark pattern sales by the airline ऑनलाइन एजेंट्स टीम साइबर क्राइम. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं टिकट एजेंट्स, ठीक है, वो उसमें एक डार्क पैटर्न को फॉलो करते हैं. ठीक है, और ये जो डार्क पैटर्न है इसको इट कैन कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ साइबर क्राइम. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या है. साइबर क्राइम क्या है? ठीक है, तो साइबर क्राइम means any crime committed in reference to the internet. ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, नाउ इट इज कंसीडर्ड एज अनफेयर प्रैक्टिस. सो हम इसको क्या मानते हैं? इसको हम अनफेयर प्रैक्टिस मानते हैं. आई विल डिस्कस व्हाट इज दिस अनफेयर प्रैक्टिस. सो देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019.
पहले ये एक्ट जो था इट वाज ऑफ 1986, ठीक है, बट नाउ it has been amended subsequently and now it has become an act of 2019, ठीक है। अब ये 2019 का जो एक्ट है वो कहता है अनफेयर प्रैक्टिस। तो अनफेयर प्रैक्टिस क्या है, एक सिविल रॉन्ग है एंड इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप अपने कस्टमर को सॉलिसिट करने के लिए या किसी भी प्रकार से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं विच इज नॉट लॉफुल इन नेचर, such practice is called unfair practices. So it will also fall within the definition of cyber crime. Now we come to next news. Now, hanging fire for over a year, Stalin urged Murmu to give assent to anti-NEET bill. बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो एमबीबीएस करने के लिए एक नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो नीट है ये तमिलनाडु में एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, एज पर द सीएम ऑफ तमिलनाडु। अब ऐसा इनका एप्रीहेंशन क्यों है, ऐसा ये इसलिए मानते हैं कि दिस नीट इज अगेंस्ट द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक। तो जिसकी वजह से पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता एमबीबीएस में। और अब ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट है उसमें नीट की जगह हमारा एक पर्टिकुलर लॉ जो हम ड्राफ्ट किया है इन्होंने उसको लागू किया जाए। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जब कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो वो बिल एक्ट कब बनता है, व्हेन इट इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। गवर्नर ऑफ द कंसर्न, जब गवर्नर उसको साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर वो बिल किसी भी प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है या वो सेंटर की पावर को अफेक्ट करता है, सो दैट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर। मीन्स द गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। तो इसका मतलब जब वो बिल रिजर्व हो जाएगा तो उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे और जब तक बिल पे सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए स्टालिन ने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस बिल पर साइन कर दे, क्योंकि बिल अल्टीमेटली फ्रॉम गवर्नर से मूव करेगा प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन करती हैं देन दैट बिल विल बिकम एक्ट, और इफ प्रेसिडेंट डज नॉट साइन देन दैट बिल विल not become the law of the Tamil Nadu. Now we come to next point. Now we come to this editorial information and it deals with the women can make the world better. तो यहाँ पर जो अरुण मेहरा जी हैं इन्होंने अपने विचार दिए हैं और ये कहते हैं how the women can make the world better। इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जेंडर डिस्पैरिटी है इकोनॉमिक, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो ये मानते हैं कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है दैट इज मेल सेंट्रिक, ठीक है। और इसीलिए एक कंसर्न का और है कि अब तक जो इकोनॉमिक्स में टोटल 93 प्राइजेस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, और जिनमें से 90 जो प्राइजेस हैं वो केवल मैन को दिए गए हैं, ठीक है, और केवल 3 वुमेन को ही ये प्राइज मिले हैं। फर्स्ट वुमेन जो थी वो एलिनोर ऑस्ट्रोम थी जिनको 2009 में प्राइज मिला था। सेकंड फिर इनको मिला था एस्टर डफलो, इनको 2019 में मिला था। और थर्ड नोबेल प्राइज जो मिला है वो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है 2023 में। एक पॉइंट इनका ये ना, फिर कहते हैं कि आज जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आज की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में वुमेन का पार्टिसिपेशन करना और वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना नेसेसरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो फीमेल घर पर काम करती हैं उन काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं करते। तो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो वर्क फोर्स में कंपैरेटिवली कम काउंट किया जाता है, ठीक है।
तो इनका सजेशन ये है कि वुमेन की जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, दीज आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द इकोनॉमी। तो इसको भी वुमेन की लेबर फोर्स में काउंट किया जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको बॉटम अप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। तो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बॉटम अप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो जब कोई भी प्रॉब्लम है, बी इट नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल, इनका कंसर्न ये है कि उसमें कम्युनिटी को और लोकल कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब पावर कुछ लोगों के हाथ में या कुछ ऑथोरिटीज के हाथ में कंसेंट्रेट होती है, तो इट इज नॉट नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड अप्रोच। ठीक है। तो इनका मानना यह है कि जब हम कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसमें हम फीमेल का पार्टिसिपेशन कराएंगे या लोकल कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को हम एक बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे ना। फिर अब ये कहते हैं कि हमको इकोनॉमी में पैराडिग्म को शिफ्ट करना चाहिए। अब जैसा इन्होंने पहले कहा कि जो इकोनॉमी है वो मेल ओरिएंटेड इकोनॉमी है, अब उस इकोनॉमी में चेंज करके हमको इक्वल पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए, मेल और फीमेल। तो जब हम इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली जो फीमेल का वर्क फोर्स कम है इकोनॉमी में या उनका पार्टिसिपेशन आज कम है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा है कि हमको वसुवैध कुटुंब की भावना रखनी चाहिए। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रिआइटरेट किया था रिसेंटली हेल्ड G20 में, कि जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो ग्लोबली होना चाहिए और सभी को उसमें पार्टिसिपेट करके उस ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इसमें केस में इन्होंने कहा है मेयरली लाइकिंग अ पोस्ट नॉट एन ऑफेंस अंडर IT एक्ट। ठीक है। तो सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंसिव पोस्ट को पोस्ट करता है या ऑफेंसिव मटेरियल पोस्ट करता है इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो पर्सन सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसार ऑफेंस करता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस केस में जो एक्यूज्ड है उसने किसी दूसरे पर्सन की पोस्ट को केवल लाइक किया। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक लीगल इशू ये अरोज हुआ कि क्या किसी पर्सन की पोस्ट को जो कि सोशल मीडिया पर है उसको लाइक करना इसका पब्लिकेशन माना जाएगा। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि मेयरली लाइकिंग ए पोस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म does not amount to the violation of section 67 of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 का वायलेशन नहीं है। इसी कड़ी में अगर हम डिस्कस करें तो एक सेक्शन 66A था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। ठीक है। तो 67 क्या था, सेक्शन 66 से कहता था कि अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट करता है तो उसको 3 साल की सजा होती थी। लेकिन दिस प्रोविजन वाज स्ट्रक डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। और इसको क्यों स्ट्रक डाउन किया? बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट is against Article 19(1)(a)
of Constitution of India. अब Article 19(1)(a) is a fundamental rights and this right is available to every citizen. तो हम सभी के पास being a citizen of India ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपने राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मूवी बनाना किससे फॉल करता है? मूवी बनाना या बुक लिखना, ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इसमें अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो अब अगर जो हमारा राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज and this is regarding Mahua Moitra. So she is accused in the cash for query matters, मतलब उन पर ये एलिगेशन थे कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इन्होंने किसी से पैसे लिए। ठीक है, एक बिजनेसमैन है हिरन नंदाना। नाउ अब इनको बुलाया गया एथिक्स कमेटी में, लेकिन शी सेड दैट शी विल नॉट बी एबल टू गो। अब यहाँ पर हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। तो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 105 of Constitution of India gives privilege to the member of parliament, and Article 194 of Constitution of India give privilege to the MLAs. MLAs means member of legislative assembly. वो वहां पर उनके पास जो राइट है वो राइट टू स्पीच है। तो अगर उन्होंने वहां पर कुछ बोला तो वो किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा और उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट में कार्रवाई क्यों नहीं होगी? रीजन बीइंग दैट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को दिया गया है आर्टिकल 50 में, और आर्टिकल 50 के अनुसार स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो यहाँ पर ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करते। सो इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैज कमिटेड एनी रॉन्ग, ठीक है, वी विल नॉट कॉल इट एन ऑफेंस, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी। ठीक है, तो अगर उन्होंने कोई रॉन्ग किया है देन एक्शन विल बी टेकन बाय द कंसर्न स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, और इन मैटर में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता। ठीक है, अब whether she is guilty of asking question by taking cash or not, it will be decided by the ethics committee or by the speaker of the Lok Sabha. Now we come to next news. Pursue all legal political option in Qatar, says expert. Recently और yesterday की न्यूज में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि 8 इंडिया के नेवी ऑफिसर्स को जो एट प्रेजेंटली कतर में काम कर रहे थे उनको डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब कतर कोर्ट का मैं उनके खिलाफ ये एलिगेशन थे कि उन्होंने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या सीक्रेट इंफॉर्मेशन रूल का वायलेशन किया है, मतलब वो कतर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुरा रहे थे। इस तरह के कुछ उन पर एलिगेशन थे। नाउ क्वेश्चन ये आया कि अब हम जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो डिसीजन तो एग्जीक्यूट भी होगा, और अगर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे 8 सिटीजन ऑफ इंडिया को फांसी हो जाएगी। सो व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड? सो पहला लीगल ऑप्शन इनका ये है कि हमारा कतर के साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें उस एग्रीमेंट के अनुसार अब अगर किसी इंडियन सिटीजन को कतर में पनिशमेंट दिया गया है तो उस सिटीजन को हम इंडिया में ला सकते हैं, एंड दैट सिटीजन और दैट पर्सन कैन अंडरगो हिज और हर इम्प्रिजनमेंट इन इंडिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो अपनी फैमिली के पास रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन 8 लोगों को सजा दी गई है, लेकिन इन लोगों को सजा दी गई है कैपिटल पनिशमेंट मीन्स फांसी की सजा दी गई है। सपोज दैट इन लोगों को 10 साल या 20 साल की सजा दी जाती तो इस एग्रीमेंट के अनुसार हम उनको इंडिया में ला सकते थे
और वो अपनी 10 या 20 साल की जो भी सजा थी इंडिया में उसको गुजारते थे। ठीक है। इसके वाइस वर्सा सेम एग्रीमेंट है कि अगर किसी कतर सिटीजन को भारत के कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दिया है तो उस सिटीजन को हम कतर में भेज देंगे ताकि वो अपनी वहां पर जाके सजा को पूरा कर ले। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ वी विल डील विद दिस कैपिटल पनिशमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि वहां के जो वो है रॉयल फैमिली है, ठीक है, तो अगर रॉयल फैमिली के पास ये राइट है कि अगर रॉयल फैमिली से रिक्वेस्ट की जाए तो रॉयल फैमिली इसको पार्डन कर सकती है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मर्सी पिटिशन। ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस मर्सी पिटिशन। तो मर्सी पिटिशन एक पिटिशन होती है दैट इज फाइल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटिशन जाती है आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और गवर्नर को जाती है आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। अब ये मर्सी पिटिशन होती क्या है। तो अब अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने फाइनल सजा दे दी है, फाइनल सजा का मतलब है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है। या फिर उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा दी, अगर किसी पर्सन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा दी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अपील नहीं की गई तो अपील का टाइम है 90 डेज। 90 डेज में उसके अगेंस्ट अपील होनी चाहिए। अब अगर अपील उसके अगेंस्ट 90 डेज में नहीं हुई तो देन दैट पनिशमेंट विल बिकम फाइनल, वो पनिशमेंट फाइनल हो जाएगी। तो अब फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो वो मर्सी पिटिशन फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ही चली जाएगी। तो मर्सी पिटिशन किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकती है प्रोवाइडेड द डिसीजन शुड बी फाइनल। नाउ फिर हाई कोर्ट इसके प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास ये राइट है कि ये उनकी सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं या सजा का नेचर चेंज कर सकते हैं। अब नेचर का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट को क्या कहता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर एक आशा ये है, होप ये है कि रॉयल फैमिली इसको पार्डन कर देगी एंड वी विल बी एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ आवर ओन सिटीजंस। विक्रम किक्ड अप 2 टन्स ऑफ लूनर डस्ट सेज साइंटिस्ट। अब यहाँ पर जो चंद्रयान 3 का लैंडर था विक्रम, उसने 2 टन्स जो लूनर की डस्ट है उसको वहां से हटाया। तो इसको हम बोलते हैं इजेक्टा हालो। इजेक्टा हालो ये टर्म इसके लिए यूज की जाती है और इसका मतलब ये होता है कि जब ल्यूनर की डस्ट को उसके पर्टिकुलर प्लेस से इजेक्ट किया जाता है देन इट इज नोन एज इजेक्टा हालो। ये टर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, कोर्ट शुड नॉट गो बाय द बैकग्राउंड ऑफ फिटनेस अलोन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि केवल किसी पर्सन को इस आधार पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि उस पर्सन के जो अगेंस्ट है एविडेंस एक स्टार विटनेस ने दी है और दैट स्टार विटनेस इज अ रेप्यूटेड पर्सन और गॉड फियरिंग पर्सन। ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है तो उस पर्सन का जो गिल्ट है इट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और सिविल केसेस में होता है प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब यह है कि कोर्ट को इतनी एविडेंसेस लेनी चाहिए कि जिससे कोई भी स्कोप ये ना बचे कि दैट पर्सन डिड नॉट कमिट द ऑफेंस। ठीक है। मींस ऑल द एविडेंसेस मस्ट गो अगेंस्ट दैट एक्यूज्ड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि वो एक रेप्यूटेड पर्सन है सोसाइटी का
या वो गॉड फियरिंग पर्सन है। गॉड फियरिंग का मतलब है कि वो भगवान से डरने वाला पर्सन है और वो कोई भी गलत बात नहीं बोलता। सो मेयरली ये सफिशिएंट नहीं है। सेकंड पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है वो दूसरे लोगों की नजरों में होती है और किसी पर्सन के खुद कहने से वो पर्सन अच्छा नहीं हो जाता या बहुत ज्यादा रेप्यूटेड पर्सन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर तीन टर्म इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक टर्म होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकंड होती है क्रॉस एग्जामिनेशन और थर्ड होती है री एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ क्या है? जब किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम एविडेंस ली जाती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम एविडेंस किसी पर्सन की ली जाएगी, इट विल बी नोन एज एग्जामिनेशन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन है कि जब अपोजिट पार्टी उसको चेक करेगी या उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगी टू डिस्क्रेडिट द एविडेंस गिवन बाय दैट पर्सन। तो ये दोनों स्टेजेस या दोनों तरह की एविडेंस हर केस में दी जाती हैं। थर्ड होती है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, रादर इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे होता है ये? कि अगर कोई पॉइंट एग्जामिनेशन इन चीफ में एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो उसमें पार्टीज, कंसर्न पार्टीज री एग्जामिनेशन के लिए ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन ले सकती है। It will depend upon the discretion of honorable court whether to give the permission or not. Now we come to next news. So I have discussed all the important news in today's newspaper. That's all for today, my dear students. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.